हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपकी यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की क्लासेस कराई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं महिला स्वास्थ्यकर्ता। सो बेसिकली इनका एग्जाम के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि मई जून में इनका एग्जाम होने का कोई संभावना नहीं है। जो इनका एग्जाम है वो या तो जुलाई, अगस्त या सितंबर, इन तीनों महीने के बीच में ही होगा। जैसा ही होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगी, प्लस आपकी क्लासेस में टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ। अभी तो मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ और अब मैं कल परसों से जस्ट बीच बीच में कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपका एग्जाम जरूर से निकलवा सकती हूँ। और प्रीवियस भी ऐसा हुआ है और मेरा रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जितनी भी दीदी हैं, जितने भी लोगों ने इस एग्जाम को दिया है, उसमें से 50% लोगों का एग्जाम निकला है। उनको पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, अब मैं यहाँ पर ऑनलाइन भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। मैं आपको पूरी तरह से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर आपके अब से बेसिकली, अभी तक तो चलो इतना ज़्यादा मैं फ्री नहीं रह पा रही थी, लेकिन अब से मैं आपका एएनएम का जो क्लास है वो मैं हर एक या दूसरे दिन पे अपलोड करती रहूँगी। छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करूँगी। जैसे मैंने बोला था कि बीमारी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और ये प्रोटीन वसा, ये सबसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सब से रिलेटेड हम आपको एक एक टॉपिक लेकर के आएंगे। और अब शॉर्ट नोट और लॉन्ग नोट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगा। उसके लिए आप चैनल पर जरूर से बने रहिएगा। चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब भी आपको मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास वो मैसेज पहुंच जाए कि मैंने आपका एक नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट 3rd शुरू कर दिया था, और प्रैक्टिस सेट 3rd शुरू करके ही मैंने उसका पार्ट 1 खत्म कर दिया था। अब ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस के बारे में बताया था। अब ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है या किसी में गड़बड़ी लगती है तो आप आराम से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि इसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताती हूँ हर एक क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि अगर इन केस उसके बारे में और भी कई तरह के क्वेश्चन बने तो आप आंसर अच्छे से कर पाओ। तो देखो, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो कंकाल से रिलेटेड एक बीमारी होती है। जो कंकाल होता है हमारा, उससे रिलेटेड, जैसे हड्डियां हैं, उनसे रिलेटेड बीमारी होती है। बेसिकली हड्डियों में क्या ज़रूरत रहती है? कैल्शियम की, है ना। कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। तो हमें कैल्शियम की कमी जब होती है ना, तब ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है, और इस बीमारी से संबंधित जो भी व्यक्ति है उनकी हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं और भंगुर हो जाता है। सो बेसिकली कैल्शियम हम यहाँ पर टिक कर देंगे। समझ में आया? अगर इनकेस कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको डाउटफुल लगता है या समझ नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन के बारे में समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज इंक्लूडेड इन सिम्टम्स ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स। जेनाइटल प्रोलैप्स, देखो इसमें बेसिकली क्या है कि इनके जो लक्षण हैं, इनमें कौन, जेनाइटल प्रोलैप्स जो है इनके लक्षणों में कौन शामिल है। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये जो जेनाइटल प्रोलैप्स है ये क्या है। तो देखो, जब ये जेनाइटल प्रोलैप्स होता है ना, उस टाइम पर जो श्रोणि होती है उसकी मांसपेशी और स्नायु बंधन में खिंचाव कमजोर हो जाता है। इसके खिंचाव की वजह से वो काफ़ी ना वीक पड़ जाता है और गर्भाशय के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं हो पाती है, और इसी वजह से जो गर्भाशय है वो फिसल जाता है या योनि के बाहर आ जाता है। तो प्रोलैप्स, अगर हम जेनाइटल प्रोलैप्स की बात करते हैं तो इसमें कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि दबाव की भावना हो गई, मलमूत्र त्यागने में परेशानी हो जाती है, पीठ में दर्द होने लग जाता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि योनि के बाहर कुछ निकल रहा हो, बेचैनी से लगने लग जाती है। सो बेसिकली देखो, मूल त्यागने में परेशानी, मूत्र, पीठ दर्द होती है और मल त्यागने में परेशानी, तो ये सारे ही इसके सही हैं। ठीक है, ये जब जेनाइटल प्रोलैप्स होता है ना, तो ये सारे ही लक्षण उसमें होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभी गर्भ निरोधक की बाधा विधियां हैं सिवाय किसके। देखो, इसमें सारी बाधा विधियां हो सकती हैं सिवाय एक को छोड़ के। मतलब जब जन्म नियंत्रण विधि होती है तो उनमें बाधा विधियां हार्मोनल जन्म नियंत्रण, नसबंदी और व्यवहार की विधियां, ये सारी शामिल होती हैं। बाधा विधि के मध्यपट, मतलब बाधा विधि जो होती है ना, उसमें मध्यपट, यूर स्पंज और कॉन्डोम, ये सब शामिल होता है। जबकि नोवा टी अंतः गर्भाशयी गर्भ निरोधक
होता है। तो यहाँ पर नोवा टी जो है वो छोड़ के इसमें सारे के सारे गर्भ निरोधक हैं, ठीक है। मध्यपट है, योनि स्पंज है और कंडोम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न कहा जाता है। तो महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपायों को गर्भ निरोधक तरीके के अंतर्गत रखा जाता है। कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां आदि गर्भ निरोधक में प्रयोग की जाती हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गर्भ निरोधक तरीके, ठीक है। इनसे बचने के में मदद करने के लिए जो उपाय हैं वो गर्भ निरोधक तरीकों से ये बेसिकली काम किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्यूमर ग्लाइसिस सिंड्रोम है, तो ये बेसिकली एक ट्यूमर ग्लाइसिस सिंड्रोम में क्या है। तो जो बड़े पैमाने पर अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो बड़े पैमाने पर कोशिका मृत्यु और न्यूक्लियर विखंडन से बड़ी मात्रा में न्यूक्लिक एसिड उत्पन्न होता है और उसी में प्यूरिन, मतलब जैसे उसमें प्यूरिन की बात करेंगे तो एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन दोनों शामिल होते हैं। उनको प्यूरिन डिग्रेडेशन मार्ग के माध्यम से यूरिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है और मूत्र में उत्सर्जित किया जाता है। हालांकि यूरिक एसिड जो है उसके ट्यूमर सांद्रता से उत्पन्न उच्च सांद्रता पर यूरिक एसिड मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में अवक्षेपित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप टिक कर लीजिएगा कि जो हाइपर यूरिसीमिया है ये एक ट्यूमर ग्लाइसिस सिंड्रोम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूल ऑफ 9 के अनुसार सबसे बड़ा बर्न क्षेत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रूल ऑफ 9 के अनुसार सबसे बड़ा बर्न क्षेत्र जो है वो दोनों टांगों और जननांग है। देखो दोनों टांगों और जननांग शरीर के अंग और प्रतिशत को रूल ऑफ 9 के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि शरीर का अंग, पूरा शरीर और गर्दन 9%, और ऐसे धीरे धीरे करते करते अगर हम बात करेंगे दोनों टांगे और जननांग, तो सबसे ज़्यादा यही एक बड़ा बर्न क्षेत्र है जो जल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है HIV किसके द्वारा संचरित नहीं होता। तो देखो HIV जो है हाथ मिलाने से कभी संचरित नहीं होता, ये याद रखना। देखो HIV अशुद्ध सुइयों या गर्भावस्था में माँ से बचने को जो लगाई जाती हैं, असुरक्षित यौन संबंध हो जाएगा, जैसे कि हमारे अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, उनसे। इसीलिए HIV के मरीज के पास बैठने से, हाथ मिलाने से या गले लगने से दूसरा व्यक्ति HIV संक्रमित नहीं होता है, क्योंकि ये सब अंदरूनी चीज़ें होती हैं। अगर या तो आप जैसे कि संपर्क में आए हैं महिला और वो पुरुष, तो फिर हो सकता है। तो ये सब उनके लक्षण हैं। नेक्स्ट है कि थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस को इस रूप में भी जाना जाता है। देखो जो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस है इसको बुएर्गर रोग के रूप में जाना जाता है। इस रोग के कारण पता है क्या होता है, जो रुधिर वाहिना है, जो हमारे अंदर जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे अंदर रक्त है, ये रक्त के जमने के कारण रुद्र ये होता है ना काफ़ी संकीर्ण हो जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुएर्गर रोग, ठीक है। इसके रूप में जाना जाता है, बुएर्गर रोग जाना जाता है। बहुत छोटे छोटे हो जाती हैं, जो लाल लाल की जो हमारे अंदर खून होता है वो। एक आहार जिसमें 13 ग्राम वसा है, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 5 ग्राम प्रोटीन शामिल है, कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है। मतलब कि एक आहार जिसमें इतना ग्राम वसा, इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट और इतना ग्राम प्रोटीन शामिल है, कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है। सो बेसिकली अगर इसकी बात करेंगे तो ये 261 कैलोरी ऊर्जा देगा। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी, वसा में 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती हैं, ये याद रखना। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती हैं, ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती हैं। मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखो अगर हम बात करें, जैसे इसमें 13 ग्राम वसा लिखा है ना, तो सबसे पहले जान लो कि 1 ग्राम वसा में कितना होता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो अगर हम बात करेंगे तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमारे 4 कैलोरी होती हैं, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं,
ठीक है। अब बोला गया है 13 ग्राम वसा, तो 13 इंटू 9 कर दो, 13 नवा कर दो, 13 नवैया कितना हो जाएगा, जो होगा वो लिख लो। फिर 31, जैसे अब हम 13 नवैया अगर बात करेंगे तो 117 हो जाएगा, ठीक है। अगर 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, तो 31 ग्राम में क्या होगा, 31 गुणे 4 मतलब कि 124 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही 5 ग्राम प्रोटीन, तो 1 ग्राम में 4 है, तो 5 5 को 20, तो मतलब कि ये 20 हो जाएगा। तो इन सबको जब प्लस कर दोगे तो ये 261 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति क्या है। तो देखो, एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति पार्श्व स्थिति मतलब लेटरल पोजीशन है, क्योंकि इस स्थिति में यह स्थिति मौखिक गुहा के पीछे स्राव के जमाव को रोकती है, ठीक है, और जिससे जो एस्पिरेशन होता है उसका खतरा कम हो जाता है। अचेत रोगी में मुंह की देखभाल के लिए एक नरम टूथब्रश या धुंध गद्देदार जीभ ब्लेड का उपयोग किया जाता है, जिससे दांत और मुंह को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है, पार्श्व स्थित लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट, चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दिया जाता है। देखो, जब सुई लगाई जाती है तो उस टाइम पर बोला गया है कि चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। जैसे देखो, आपका शरीर माना ये है, ठीक है। अब ये जो इंजेक्शन है ऐसे सीधा सीधा थोड़ी ना लगा दिया जाता है, ठीक है, ना ही ऐसे नीचे से लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा, थोड़ा सा उसको ऐसे लगाया जाएगा। तो ये शरीर और इसके बीच में ये कितना कोण बनेगा, ये 45 डिग्री का बनेगा। तो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए जब आप सुई लगाते हो, इंजेक्शन लगाते हो। वेंचुरी मास्क का क्या लाभ होता है। देखो, जो वेंचुरी मास्क होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक ऑक्सीजन सांद्रता देता है। गंभीर हाइपॉक्सिमिया के साथ सहज सांस लेने वाली मरीज के लिए उपयुक्त होता है। म्यूकस झिल्ली को सूखा नहीं करता है, जो हमारे अंदर गीला गीला होता है ना, उस चीज़ को ये बनाए रखता है। अगर सूख जाएगा हम लोग ना बोल पाएंगे ना हम आगे कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन की सटीक मात्रा को और उच्च प्रवाह दर को ये प्रदान करता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन की सटीक और उच्च प्रवाह दर प्रदान करना, ठीक। नेक्स्ट, स्वयं सहायता ग्रुप जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस सफल सिद्ध हुए चूंकि वे रोगी के क्या थे। बोला गया है स्वयं सहायता ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर जो बोला गया है वो ये है कि अल्कोहलिक एनोनिमस एक अंतरराष्ट्रीय स्वयं सहायता संघ है जो शराबी व्यक्तियों को शराब छुड़ाने और उनकी सहायता करने के लिए ये 1935 में बनाया गया था, ठीक है, स्थापित किया गया था। और कोई स्मिथ थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऐसे ग्रुप या समूह सफल सिद्ध हुए क्योंकि ये समूह व्यक्तियों की सहबद्धता की ज़रूरतों को पूरा करते थे। क्या आंसर होगा, सहबद्धता की ज़रूरत को पूरा करना। अब देखो, लिखा है विकास करने की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अरे विकास क्या ही करेंगे, अभी अल्कोहल हम हटाएं ना, अल्कोहल हटाएं, विकास तो बाद में हो जाएगा। पहले तो जो उसको बीमारी लगी हम उससे रिलेटेड इलाज कर लेना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचार बेड सोर मतलब शैया क्षति की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है। तो देखो, सब लंबे समय तक त्वचा पर पड़ने वाला दबाव के कारण दबाव वाले स्थान पर चकते मतलब घाव हो जाते हैं, जिसे बेड शोर कहते हैं। और ये सामान्यतः एड़ी में, टखनों में, कूल्हे में और टेलबोन, जो टेलबोन पीछे नहीं होती हमारे, जस्ट ऐसा हम लोग बोलते थे कि हम लोग के पहले पूंछ हुआ करती थी, है ना, तो अब वो पूंछ हमारी बिल्कुल कम रह गई है। तो हमारे जस्ट नीचे वाले पोर्शन के ऊपर ऐसे हाथ लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ टाइट टाइट सा लग रहा है, टेलबोन, है ना, तो ये वाले स्थान पर होता है। तो बेड शोर वाले रोगी को लगातार अपनी स्थिति को बदलते रहना चाहिए ताकि रोगी के शरीर के किसी एक भाग पर लगातार दबाव ना पड़े, है ना। अतः प्रत्येक 1 घंटे पर मरीज की अवस्था में परिवर्तन करने का उपाय बेड शोर मतलब कि शैया क्षति की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा, बी नंबर, प्रत्येक 1 घंटे पर अवस्था परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से कौन सी ईसीजी निष्कर्ष हाइपोकैलेमिया की उपस्थिति का संकेत देता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में ये याद रखो कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
कार्डियोग्राम होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ईसीजी है इसके द्वारा हृदय की गति नापी जाती है। ये याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके द्वारा आपकी हार्ट बीट को नापा जाता है। और एक आदर्श ईसीजी में एक पी वेव, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एक टी वेव होती है। और यहाँ पी जो है वो आलिंद, क्यूआरएस निलय और टी निलय का पुनः ध्रुवीकरण को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछे तो आप यहाँ पर एसटी खंडगर्त लगा के आइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसटी खंडगर्त का मतलब ये है सेगमेंट डिप्रेशन, हाइपोकैलेमिया की उपस्थिति का ये संकेत देता है। और हाइपोकैलेमिया की स्थिति में रक्त के सीरम में जो पोटेशियम होता है ना, इसकी मात्रा घट जाती है। और इसकी मात्रा, जो रक्त के सीरम में पोटेशियम की सामान्य मात्रा जो होती है ना, वो 3 से 5 मोल होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मधुमेह मेलिटस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है। तो देखो, विटामिन ए का अधिक सेवन मधुमेह मेलाइटस के विकास का कारक नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प मधुमेह मेलिटस के विकास के कारक हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए का अधिक सेवन जो है यही एक इसका कारक नहीं है। नेक्स्ट, कालाजार बुखार किसके काटने से फैलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कालाजार बुखार अगर बड़मक्खी काट ली है तो समझ जाना भैया, हाँ समस्या हो गई है। तो कालाजार एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। यह लीशमैनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ पैरासाइट से फैलता है। और इस परजीवी का वाहक बड़मक्खी या फिर बालू मक्खी भी हम इसको कहते हैं, इससे काटने से होता है। फिर लिखा है मम्प्स की ऊष्मायन अवधि क्या है। देखो, मम्प्स जो होता है उनकी ऊष्मायन अवधि जो है वो 2 से 4 सप्ताह तक रहता है। इसे गलसुआ, आप लोग गलसुआ बोलते हो ना, गलसुआ या फिर कोई गलगंड बोलते हैं गलगंड रोग। तो ये है, यह एक विषाणु जनित रोग होता है जो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है उसको कष्टदायक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दूरस्थ रेडियस का फ्रैक्चर क्या कहलाता है। देखो, जो दूरस्थ रेडियस है इसका फ्रैक्चर कोलेस फ्रैक्चर कहलाता है। कोल्स या कोलेस फ्रैक्चर कहलाता है। इस फ्रैक्चर में डिस्टल अग्रभाग का एक प्रकार का फ्रैक्चर है जिसमें रेडियस का टूटा हुआ सिरा पीछे की ओर मुड़ा होता है। लक्षणों में दर्द, सूजन, विकृति और चोट लगना शामिल होता है। तो यहाँ पर कोल्स फ्रैक्चर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस रोग के निदान के लिए शिक परीक्षण किया जाता है। तो डिप्थीरिया संक्रामक रोग है और जो 2 से लेकर 10 वर्ष की आयु के बालकों को अधिक होता है। और इस रोग का कारण जो है, इस रोग का कारण कोरिंग बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक एक जीवाणु है, वो है। नाक बहती है, गले में दर्द होता है, बुखार होता है। तो डिप्थीरिया रोग के निदान के लिए शिक परीक्षण किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात लिख लो, डिप्थीरिया की सुरक्षा के लिए बच्चों में डीपीटी का टीका भी लगवाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो शिक परीक्षण बच्चों यहाँ पर डिप्थीरिया के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि लेड विषाक्तीकरण को क्या कहते हैं। लेड विषाक्तीकरण, देखो सबसे पहले याद रख लेना, जो प्लम्जिम है ये एक प्रकार का लेड मतलब सीसा विषाक्तीकरण है। तो आप सबसे पहले यही लगा लो, प्लम्जिम। प्लम्बिज्म जो है ये प्लम्बिज्म जो है ये एक प्रकार का सीसा विषाक्तीकरण है। और ये लेड विषाक्तता एक प्रकार की धातु विषाक्तता है। इस विषाक्तता से इस कारण से क्या होता है, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सर दर्द होता है, याददाश्त की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ये प्लम्बिज्म याद रखिएगा। नेक्स्ट, काला आजार रोग किससे संबंधित होता है। काला आजार रोग लीशमैनिया परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। और विसरल लीशमैनिया सैंड मक्खी के काटने से फैलता है। और इस तरह के परजीवी आंतरिक अंगों को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर ये परजीवी प्लीहा, यकृत और अस्थिमज्जा को प्रभावित करते हैं। तो ये सैंड मक्खी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर श्वसन कठिनाई से पीड़ित रोगी को निम्नलिखित में से कौन से आसन में बैठाया जाता है। तो देखो, अगर इसकी बात करोगे तो गंभीर श्वसन, अगर सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको फाउलर स्टेज मतलब बहेलिया अवस्था में रखना चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है, रोगी के शरीर की ऊपरी मतलब कमर से ऊपर और नीचे मतलब कमर से नीचे का हिस्सा 90% का कोण बनाता है। जैसे बोलते हैं ना कि पूरी पीठी सीधी करो, मतलब ये 90% बन रहा हो कोण। ठीक है, इस पर सांस के मरीज को राहत मिलने लग जाती है। तो क्या आंसर हम बताएंगे, बहेलिया अवस्था। ठीक है, बहेलिया अवस्था या फिर फाउलर
स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि बलगम में खून की उपस्थिति को कहते हैं, बलगम में खून की उपस्थिति को बच्चों हम कहते हैं हीमोपटाइसिस। हीमोपटाइसिस जो है ये उस स्थिति को कहते हैं जब आपके बलगम से खून निकलने लग जाए, जब किसी व्यक्ति के बलगम में खून उपस्थित रहे। इस प्रकार की स्थिति प्रायः खतरनाक बीमारी होती, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, और इस तरह से चीज़ों पे इशारा देती है कि हाँ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलाग्रा विटामिन किस कमी के कारण होता है? तो देखो किस विटामिन की कमी से ये होगा, तो विटामिन B3 की कमी से ये पिलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी के कारण पिलाग्रा रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। ये भी हमने आपको सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम का अवशोषण, देखो जब भी ये कमी आए तो याद रखना इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, कैल्शियम का अवशोषण। ठीक है, जब कैल्शियम की ज़रूरत हो तो विटामिन डी खा लो। चॉकलेट, अन्य कैफीन युक्त पदार्थ कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं। विटामिन डी के अवशोषण को बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका सूरज की रोशनी में सुबह प्रत्येक 10 से 15 मिनट बिताना आवश्यक है। तो ये आपका कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो देखो इंसुलिन का अगर संश्लेषण करना है तो उसके लिए क्रोमियम की आवश्यकता पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, विटामिन ए के घोल की डोज कितनी होनी चाहिए? तो विटामिन ए के घोल की डोज आपका इतना 2 लाख IU होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी याद रखना। जब भी विटामिन ए का घोल देना है तो आपका ये खुद से 0 गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख IU। गंभीर विटामिन ए की कमी के इलाज के लिए अनुशंसित खुराक 3 दिनों के लिए मौखिक रूप से कुछ इकाइयाँ दी जाती हैं। तो 2 दिनों के लिए आपकी यहाँ पर इतनी इकाई दी जाएगी। लिखा है इसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, आपका कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि आपकी हड्डियों की उसमें था। निम्नलिखित में से किससे एलर्जी होती है? तो देखो अगर एलर्जी की बात आए तो भैया आप इयोसिनोफिलिया लगा के आ जाइएगा। इससे एलर्जी प्रतिक्रिया होती है। ये एलर्जी शरीर में तब तक होती है जब ये इयोसिनोफिलिया की बड़ी संख्या अधिक मात्रा में कोशिकाओं में एक विशिष्ट भाग में एकत्रित हो जाती है, और यह संख्या विभिन्न कारकों के कारण बढ़ सकती है। तो ये आप इयोसिनोफिलिया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है। तो मरीज को पोटेशियम बॉन्ड भैया हाइपरकैलेमिया, देखो शरीर में अधिक मात्रा में पोटेशियम होना हाइपरकैलेमिया का कारण हो सकता है। गुर्दे द्वारा शरीर के पोटेशियम निकल जाते हैं। गुर्दा के बीमारी के दौरान यह क्रिया नहीं हो पाती, इसी कारण हाइपरकैलेमिया के मरीजों को के बाइंड मतलब पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान है। तो देखो रेबीज नामक रोग जो रेब्डो वायरस है, ये नामक विषाणु या वायरस से फैलता है। ये विषाणु प्रायः खून में मौजूद नहीं होते, ये सिर्फ तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये विषाणु पागल कुत्ते या अन्य जानवरों में पाए जाते हैं, और ये जानवरों किसी मनुष्य को काट लें तो इससे इनकी जो लार है, इनकी लार से ये मनुष्य में हो जाता है। ठीक है, और इस रोग से बचने के लिए जानवरों को टीके लगाए जाते हैं, और ये टीके कंधे की त्रिकोणी पेशी पर लगाए जाते हैं। तो कंधे की त्रिकोणी पेशी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं जरूर से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषणों का अंडकोश में नहीं उतरना कहलाता है। तो देखो अगर ये बात आती है तो क्रिप्टोक्रेडिज्म जो है ये कहलाता है। देखो अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को गुप्त वृषणता कहते हैं। ये पुरुष गुप्तांग की सबसे आम जन्म दोष है, जिसमें वृषण अंडकोश की थैली में नहीं उतर पाते और वृषण नहर या श्रोणि गुहा में ही रह जाते हैं। और ये रोग समय से पहले जन्मे लड़कों में पूर्ण अवधि के पश्चात जन्मे लड़कों की उपेक्षा 4 गुना अधिक संभावना होती है। तो
किर्डिज्म, याद रखना है। डॉट का विस्तारित रूप देखो, हर एक चीज़ से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, आपका एक इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो डॉट होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब कि यहाँ पर ए नंबर आंसर सही है। इसको प्रत्यक्ष प्रेक्षित थेरेपी छोटा कोर्स कहा जाता है। यह टीबी रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य योजना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य स्थल है? इग्नोर कर दीजिए, सामान्य स्थल है। कौन सा क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बच्चों में कैंसर के सामान्य स्थल है। सो बेसिकली अस्थि मज्जा जो है ये बच्चों में कैंसर का सामान्य स्थल होता है, क्योंकि अस्थि मज्जा में ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं और बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर में ल्यूकीमिया 30% होता है। तो यहाँ पर बोन मैरो अस्थि मज्जा पे टिक कर देना। नेक्स्ट है NRHM का पूरा नाम। देखो NRHM जो है इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सी नंबर। इसकी स्थापना अप्रैल सन 2005 में की गई थी। बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि गांव में रहने वाले गरीबों की देखभाल की जाएगी, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्या होंगी उनकी देखभाल की जाएगी ताकि उनका विकास हो सके, और यह स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है कि स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है। तो देखो ये स्वस्थ सामान्य अगर होगा बच्चा तो 18 से 20 इंच, मतलब कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत लंबाई जो है वो 19 इंच होती है। ठीक है, लंबाई के औसत का विस्तार 15 से 21 इंच तक होता है। अक्सर जन्म के समय लड़के लड़की की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं, लड़की कम होती हैं और लड़के ज़्यादा लंबे होते हैं। नेक्स्ट, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है। जैसे नया नया बच्चा जन्मा तो नाड़ी की जो उसकी बीट, हार्ट बीट है वो कितने मतलब उसमें होती है, तो 150 बार प्रति मिनट, 150 बार धड़कती है। ठीक है, 150 बार। ओके, वयस्क जो व्यक्ति होती है उनकी नाड़ी की गति 70 बीट प्रति मिनट धड़कती है। सोते समय शिशुओं की नाड़ी की गति 123 बीट हो जाती है प्रति मिनट, और रोते समय 218, ये सब लिख सकते हो। जब सोता है तो 123 बीट हो जाती है, 123 बार प्रति मिनट, एक मिनट में 123 बार वो धड़कता है, और 218 जब रोता है तो 218 बार, और जब नॉर्मल शिशु की नाड़ी अगर देखोगे तो 150 बार। नेक्स्ट, मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी संबंधी योजनाएं स्थानीय, प्रादेशिक, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाती हैं और सहायता और कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और इन सभी स्तरों पर कुछ प्रमुख योजनाएं संचालित की जाती हैं, यथा एकीकृत बाल विकास योजना और समन्वित बाल संरक्षण योजना, ये भी चलाई गई थी। तो यहाँ पर सारे ही यहाँ पर सही हैं। ठीक है, सब पे ही ये योजनाएं चलाई गई। मासिक धर्म की अवधिकता औसतन कितनी होती, सबको पता होना चाहिए, 28 दिन। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो 28 दिन तक का चलता है। नेक्स्ट है 28 दिन का होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्रावण होता है। तो देखो इंसुलिन का जो स्रावण है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दूपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और ये शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? अग्न्याशय मतलब पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं। तो देखो अगर इसकी बात करेंगे तो ये 3.5, 2.5 और 1.5 होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखना कि ये घोल बच्चों को दस्त के समय दिया जाता है। इनमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि होता है, और एक बार बनाया गया घोल 24 घंटे तक उपयोग किया जा सकता है। और ORS एक घोल, इसका जो घोल है इसको देने से बच्चे के शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के आप दीदी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परनीसियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है। तो देखो ये विटामिन B12 की कमी से होती है। इनके कारण मानसिक रोग हो जाता है और मानसिक गड़बड़ियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। अगर निवारण करना है तो B12 की गोलियां खा लो। लक्षण क्या होते हैं? मुंह में छाले पड़ जाते हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है और नाड़ी में विकार होने लग जाता है। विटामिन B12
विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, विटामिन B12 जो है वो उसकी गोली खाने से, उसके सेवन से ही होता है। उनका निवारण अगर करना है तो विटामिन B12 की गोली खा लोगे तो उससे ही ये सही होता है। नेक्स्ट है कि एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी और अधिकता से कुपोषण हो जाता है, ये याद रखना। तो एक मोटा अगर व्यक्ति है उसको खाने से रोको मत, लेकिन अब ये चीज़ याद रखो कि भैया उसको क्या कम खाना चाहिए, क्या ज़्यादा खाना चाहिए। तो खाने में वसा का कम प्रयोग होना चाहिए। अत्यधिक वसा संचित होने में मोटापा कर देती है और त्वचा और आहार नाल के ऊपर वसीय ऊतक के संचित होने से पेट निकल जाता है, शरीर का वजन भी बढ़ने लग जाता है। तो फैट मतलब जो वसा है थोड़ा सा कम कर दे। नेक्स्ट है कि वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं? तो देखो, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, ये सब बेटा जब भी क्वाशियोरकर बीमारी होती है उस टाइम पर ये सब होता है। क्वाशियोरकर जो है 1 से 4 साल के बच्चों में होता है और ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में ऊर्जा मतलब कैलोरी की कमी नहीं होती है और यह रोग उन्हीं बच्चों में होता है जिनके भोजन में कार्बोज तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी और अधिकता से क्या अभिप्राय है? तो देखो, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और अधिकता से कुपोषण हो जाता है। जैसा अभी पहले भी बताया था, कुपोषण यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी से रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण तथा अधिकता होने से अति पोषण हो जाता है। तो यहाँ पर कुपोषण का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट कि पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। पीएफ का अर्थ है इनमें से क्या? तो देखो, पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड। जो प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड जो है, इसको हम पेंशन फंड भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम कर्मचारियों को उनके शरीर से बाहर निकलने के समय एक मुश्त भुगतान प्रदान करना है। यह पेंशन फंड से अलग है और इनमें एक मुश्त और मासिक पेंशन का भुगतान करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड इसका नाम है, पीएफ का नाम पूरा प्रोविडेंट फंड है। नेक्स्ट है कि WHO या यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है, अर्थात यूटरो में 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष। इस समय की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखो, अगर ये है, इनमें जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है, अर्थात यूटरो में 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष एक सामान्य की अवधि को ग्रोइंग विंडो पीरियड कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ग्रोइंग विंडो पीरियड। नेक्स्ट, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? तो देखो, कैल्शियम शरीर में कई तरह के खनिज लवण होते हैं, उनकी अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सब से अधिक रहती है। ठीक है, सबसे अधिक रहती है उनकी अपेक्षा। अगर कैल्शियम की बात करोगे तो सबसे अधिक रहेगा। तो हमारे शरीर में कुल भार का 4% भाग खनिज लवणों का होता है। कैल्शियम अत्यंत जरूरी है। दूध कैल्शियम प्राप्त का सर्वोत्कृष्ट साधन दूध कैल्शियम में एक अवशोषक शरीर के रूप में पूर्व रूप से किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हेल्दी बोन्स हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर कैल्शियम आवश्यक है तो हेल्दी बोन्स मतलब हड्डियाँ अच्छी, अस्थियाँ अच्छी रहें। नेक्स्ट है कि MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? तो देखो, जो MMR टीका है वो बच्चों दिया जाता है 15 महीने पे। ठीक है, MMR का मतलब जो गलमंड, जो ये मम्स नहीं होता है, जो जर्मन खसरा, उनमें गंभीर बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती हैं। तो ये बच्चों में MMR टीके की 2 खुराकें दी जाती हैं। पहली खुराक 12 से 15 माह पर और दूसरी खुराक 4 से 6 वर्ष के माह पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 15 माह। ठीक, ये आपके सारे क्वेश्चन रहे। आपका ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस जोन ये 3 था। अब हम आपको प्रैक्टिस जोन 4 करवाएंगे। प्रैक्टिस जोन 4 जल्दी ही आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक
कंप्लीट कराने वाले हैं जो टॉपिक पूछे ही जाते हैं। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमारे जो टोटल प्रैक्टिस सेट हैं, एक दीदी पूछ रही थी, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि भाई हमारे टोटल प्रैक्टिस सेट हैं 10, अगर उससे बढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे। टोटल प्रैक्टिस सेट 10 हैं, ये हम 3 पे पहुंच गए हैं। 3 का पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम थोड़ा सा गैप लेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक कुछ हम निपटाएंगे, जो कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में। उसके बाद फिर से वो 10-10 मिनट के टॉपिक होंगे, उनको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर हम ये ऐसे ही आधे और 1 घंटे का वीडियो लेक्चर प्रैक्टिस जोन का जो प्रैक्टिस आपके सेट हैं उनके बारे में बताएंगे। बच्चों पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे बैठ के कुछ नहीं फ़ायदा है। आप लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी का मन होता है कि भैया हम बाहर जाएँ, ऐसे करें वैसे करें, चीज़ें अपने हिसाब से हो, हम खुद का कमाएं, खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहें। तो हम आपका ज़रूर से एग्ज़ाम निकलवाएंगे। सिर्फ आपको हमारे लेक्चर टाइम टू टाइम लेने हैं। जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो वीडियो उसी टाइम पर देख लेना है, और ये सारा सब कुछ आपका वैल्यूएबल रहता है, और ये सारा सब कुछ आपका किसी सीनियर से ही या कोई मैम या सर के द्वारा ही रिकमेंड करके यहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई समस्या कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो पेज है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और बेल आइकन ज़रूर से क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा।